नमस्कार, कशिश न्यूज़ के खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हम बुलेटिन में आज के इस खास बुलेटिन में कुछ खास खबरों में अनलॉक हुआ बिहार, उसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर दोनों जगह बिहार झारखंड में समस्याएं खड़ी हो रही है। लोग वैक्सीनेशन लेने से मना कर रहे हैं। टीका एक्सप्रेस के बावजूद लोग गाँव में वैक्सीनेशन नहीं ले रहे हैं और इसी स्थिति में हम फिर कैसे जीत हासिल कर पाएंगे कोरोना की जंग में, ये भी खबरें हैं। इसके अलावा बीपीएससी का रिजल्ट निकला है, वो भी 4 वर्ष बाद 2017 में फॉर्म भरे, 2018 में पीटी हुआ, 2019 में रिजल्ट आया, 2020 में मेंस हुआ, 21 इंटरव्यू होते हुए अभी रिजल्ट आया। मतलब एक परीक्षा में 4 वर्ष का समय। और पूरे बीपीएससी प्रोसेस को देखिए तो किस तरीके से इस पूरे सिस्टम को तोड़ा गया है सरकार की तरफ से, ये समझने की जरूरत है। हम बीपीएससी वाले प्रकरण में इस पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सीटों का किसी भी कैडर की अगर परीक्षा की बात करें तो निर्धारित सीट रहता है कि इतने सीट इस विभाग के लिए, ये सीट इतने विभाग के लिए। किसी में 200 डीएसपी को बहाल कर दिए, किसी में 40 डीएसपी को बहाल कर दिए, किसी परीक्षा में एक भी एसडीएम का पद नहीं है। मतलब लगता ही नहीं है कि यहाँ कोई सिस्टम काम कर रहा है। उस बैच के लड़कों को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब जिसे 121 100 से ऊपर जिसका रैंक है वो इस बार बीडीओ सीओ के रैंक में आ रहा है और पिछली बार वो डिप्टी कलेक्टर के रैंक में आया था। ये प्रतिभाओं के साथ किस तरीके से बिहार में खेल हो रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। इन तमाम खबरों की पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं अनलॉक से। जी हां, अनलॉक हुआ बिहार। मामूली शर्तों के साथ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। दुकानें खुलेंगी अब शाम 5 बजे तक। सब निजी वाहन का परिचालन होगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। इसके अलावा सरकारी दफ्तर में और प्राइवेट निजी दफ्तरों को भी खोल दिया गया। सरकारी दफ्तर और निजी दफ्तर में अब कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे, कोचिंग संस्थान भी बंद रहेगा। जितने भी तरह के मॉल हैं, सिनेमा हॉल हैं, वो सब फिलहाल बंद रहेंगे। और इसके अलावा अभी खास तौर पे इस पर नज़र रहेगी कि बिना मास्क के अगर आप चलते हैं तो फाइन होगा। सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। इन सब चीज़ों पर भी एक निर्देश जारी किया गया है। लेकिन चलिए हम पहले मरगू बालम से इस पर विस्तृत बातचीत करते हैं कि इससे अनलॉक में मतलब लॉकडाउन ख़त्म हो गया बिहार में, फिर भी कुछ चीज़ों को लेकर सावधानी बरती जा रही, वो क्या चीज़ें हैं उस पर हम चर्चा सीधा हम मरगू बालम से सवाल करेंगे कि मरगू, अगर हमारे साथ आप जुड़ गए होंगे, हाँ, तो मरगू बालम जैसे ही जुड़ते हैं उनसे हम ये सवाल करेंगे कि हाँ चलिए मरगू, ये जो अनलॉक है पहले ही हम लोगों ने खबर चला दी थी कि क्या होगा, लेकिन विस्तृत रूप से अगर आप बताएं कि क्या खास है इस अनलॉक में। देखिए संतोष जी, निश्चित तौर पर हमारी आपसे जो सबसे पहली बातचीत हुई थी और शायद उस समय हमें लग रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खबर भी ब्रेक नहीं किया था। हमने बताया था कि बिहार लॉकडाउन खत्म होने के आसार है, अनलॉक 1 की तरफ जा रहा है, और वही हुआ था। और शाम तक जो दुकानें खुलनी थी उस समय, चूंकि हमने समय नहीं बताया था, वही हालत है। अब देखिए इसमें जो डिटेल है संतोष जी, वो बड़ा महत्वपूर्ण डिटेल है। डिटेल यह है कि राज्य सरकार ने यह कहा है कि कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही लॉकडाउन लगभग खत्म होने के आसार है, लेकिन इसको खत्म नहीं कहा जाएगा। जैसे सुबह 7 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जैसे है वैसे रहेगा, उसके शाम 7 बजे माफ करेंगे। उसके बाद 9 जून से 15 जून तक व्यवस्था है वो निजी सरकारी कार्यालय में 50% रहेगा। हमने उस समय कहा था कि 33 से 50% की व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद जो दूसरा है कि शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी, और मैंने उस समय कहा था कि जिलाधिकारी को यह आदेश दिया गया है कि आप अल्टरनेट डे करके दुकान को खोले। तो सीधे तौर पर हर दिन दुकानें नहीं खुलेंगी, आवश्यक सेवा की जो वस्तु दुकानें हैं वो हर दिन खुलेंगी सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक, लेकिन अन्य जो दुकान है वो अल्टरनेट खुलेगी। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे तो सरकारी ऑफिस में किसी भी आगंतुक के रोग को बरकरार रखा गया। एक स्कूल कॉलेज कशिश ने आप बताया था अपने दर्शकों को कि बिल्कुल बंद रहेगा, जू बंद रहेगा, पार्क बंद रहेगा, और बिल्कुल निश्चित तौर पर गाइडलाइन अगर आप देखें तो वही चीज हुआ है। तो सरकार ने तभी उस तरह के
चीजों को उस पर रोक बरकरार रखा है जहां लोगों की जमा होने की स्थिति है। और फिलहाल सरकारी ऑफिसों में लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध जो पूर्व में था उसे बिल्कुल जारी रखा गया है। हाँ, चलिए। एक जरूर है कि निजी वाहनों का परिचालन होगा, ई पास की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। संतोष जी, चलिए आप बने रहिए, अगली खबर पर हम फिर आपसे डिटेल्स जानकारी लेंगे। जी हाँ, पटना में सीएनजी दौड़ेगी। राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है और सीएनजी के सहारे ये कोशिश होगी कि जो पॉल्यूशन है उस पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। और साथ ही ये भी रहेगा कि इस सीएनजी चलने के बाद जो बस यात्री को जो पैसे देने पड़ते थे उसमें भी कमी आएगी। चलिए, हमारे साथ मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, इस प्रोजेक्ट को लेकर पिछले कई महीने से कार्य योजनाएं चल रही थी, कब तक ये सड़कों पर उतरेंगी ये बसें? संतोष जी, आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा में आप भी गवाह हैं, मुख्यमंत्री पहुंचे थे उद्घाटन करने के बाद सीएनजी की बस से, और वहां पूरा का पूरा कैबिनेट उतरा था, तब जाके विधानसभा के उस समय ये पूरी व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण बसें आके आई हैं, और बस अभी हमारे पास जो जानकारी है लगभग 3 दिन पहले इस बस का पटना में आगमन हुआ है। और आज हमने पूरे खबरों को खंगाला तो अब चूंकि संक्रमण कम हो रहा है तो 15 जून के बाद किसी भी दिन इसका विधिवत उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री करेंगे वर्चुअल माध्यम से, और सभी बसों को पटना के सड़कों पर उतार दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो लोगों के लिए राहत की बात है संतोष जी, जहां 25 रुपया दाम रेट पहले था उसे कम करके सीधे 12 रुपया कर दिया गया है, माने 50% रेट का डिडक्शन कर दिया गया है। तो बिल्कुल कहा यही जा सकता है कि कहीं न कहीं जो सीएनजी को लेकर के जो व्यवस्था है कि वो व्यवस्था बिल्कुल सरकार ने जो मूल रूप दिया था, फिलहाल उस पूरे रूप को देखते हुए 50 से ज्यादा बस सीएनजी की पटना आ गई है, और फिलहाल 15 जून तक उस बस को पटना सड़कों पर दौड़ा दिया जाएगा और रेट भी कम कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से पूरे कह सकते हैं कि कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, तो ये पटना वासियों के लिए बड़ी राहत की बात है। पोल्यूशन भी कम होगा और लोगों को अच्छी व्यवस्था मिलेगी। संतोष जी, जो बता रहे थे कि जून के दूसरे इसमें किसी भी समय मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअली उद्घाटन किया सकता है। अब बात हम कोरोना की करते हैं। कोरोना के कहर से लगता है हम लोग सीख लेने को तैयार नहीं है। अभी भी ग्रामीण इलाके में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार जो भी दावे कर रहे हो, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर जनता जागरूक नहीं है और जनता ले भी नहीं रही है। बिहार झारखंड दोनों जगह ये स्थिति है, और हालात ये है कि अब जो एक्सप्रेस भेजा गया है वो दिन भर किसी पेड़ के नीचे खड़ी रहता है, कोई भी लोग उसको इंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं है। जरा समस्तीपुर के इस खबर को आप देखिए किस तरीके से ग्रामीण इलाकों में प्रभावित होने के बावजूद भी लोग कोरोना वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है। अलग अलग तरीके के कह सकते हैं कि प्रचार गांव तक पहुंच चुका है। वैक्सीन लेने से 2 साल के अंदर मौत हो जाएगी, वैक्सीन लेने से वर्जिनिटी मतलब बच्चा पैदा करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। कई तरह की अफवाहें गांव में फैल गई हैं, और ये अफवाह इतनी मजबूती के साथ गांव में पहुंच गई है कि लोग तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं। जरा देखिए समस्तीपुर के उजियारपुर के रहने वाले लोगों का क्या कहना है, क्यों वो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, जरा सुनिए। फिर हम अपने संवाददाता मंटू से भी बात करेंगे, और उसके बाद हम फिर रांची चलेंगे जहां इसको लेकर बड़ी बहस हो रही है कि कैसे हर व्यक्ति को, आदिवासियों को समझाना और मुश्किल है, क्योंकि किसी खास विषय को लेकर अगर वो रिजिड हो जाते हैं उससे उनको बाहर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैसे वहाँ पे झारखंड में भी हर व्यक्ति तक टीकाकरण काम हो, इसके लिए भी युद्ध स्तर पर यूँ कहें कि अभियान चलाने की ज़रूरत है, और उस पर झारखंड सरकार अमल भी कर दिया। जरा सुनिए कि समस्तीपुर के लोग क्यों टीका नहीं लेना चाहते हैं, जरा इनकी बात को सुनिए। और यहाँ जो है ना सो टीका लेने से शुरू में लोग टीका लिए, लेकिन टीका लेने के बाद कुछ लोगों का स्वास्थ्य गड़बड़ाया। 2-3 लोग टीका लेने के कुछ दिन के बाद एक्सपायर कर गए, जिससे ये पूरे भ्रम और डर का माहौल बन गया कि यहाँ जो है सो मतलब टीका लेने से लोग बीमार हो जाता है, मर जाता है। भिन्न भिन्न तरह का जो है सो अफवाह फैलने लगा। 10 तारीख को जो है सो 10 अप्रैल को मम्मी लिए इंजेक्शन, उसके बाद 25 अप्रैल तक जो है सो गुजर गए। इसके डर से हम लोग नहीं लिए सुई। वहाँ कुछ लोग टीका लिए, टीका लेने के बाद कुछ आदमी बीमार पड़ गए। उस परिस्थिति में जो है से कुछ आदमी की मृत्यु हो गई। किस कारण मृत्यु हुआ इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। यहाँ की जनता में भयभीत हो गए लोग कि यानी टीका लेने से ही मृत्यु हुई है या टीका लेने से हम बीमार पड़ गए, जो कि बात इतनी फैल गई समाज में कि उस डर से जो है यहाँ की जनता टीका लेने से इनकार है। देखिए, इस पर हमें लगता है कि
सरकार को गांव-गांव तक जो जनप्रतिनिधि हैं उन सब के माध्यम से ये प्रचार प्रसार करना चाहिए कि भाई कोरोना का वैक्सीन लेने के बाद किसी को फीवर, किसी को दस्त, किसी को शरीर में दर्द होना ही होना है, क्योंकि वो भी एक कोरोना वायरस ही है। और उस वायरस को लेकर अगर आप अगर इस तरीके से ख्यालात बदलेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कोरोना के जंग पर विजय प्राप्त करना। चलिए हमारे साथ मंटून जुड़ चुके हैं। मंटून, पूरे समस्तीपुर जिले की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक गांव की स्थिति नहीं है। टीका एक्सप्रेस मुख्यमंत्री खुद रवाना करते हैं, लेकिन अधिकांश गांवों में टीका एक्सप्रेस इसी तरीके से गांव के किसी बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे या स्कूल के कैंपस में दिन भर शोभा बढ़ाती रहती है। लोग टीका लेने के लिए नहीं आ रहे। क्या वजह है इसकी? देखिए, समस्तीपुर में 34 जो है जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो टीका एक्सप्रेस शुरुआत किया गया और प्रखंडों में चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गांव से जो लोगों की जो खबरें निकल कर आते हैं, गांव के लोग जब हमें फोन करते हैं कि हमारे गांव में जो है लोग टीका नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो टीका एक्सप्रेस है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि जो जागरूकता के लिए, पहले तो जागरूकता की कमी है लोगों के बीच। और गांव समस्तीपुर से उजियारपुर प्रखंड का एक गांवपुर गांव है, जहां जो है मई महीने में जो है 10 से 20 लोगों की मौत होती है, और जिसमें 5 लोग ऐसे होते हैं, 5 लोगों की मौत ऐसे होती है जो टीका लेने के बाद 10 दिन बाद मौत हो जाता है। तो लोगों में एक डर व अफवाह, उसके बाद प्रशासन की यहाँ जो लापरवाही यह देखने को मिलती है कि जो 5 लोगों की मौत होती है उसके प्रशासन उसके जांच भी नहीं करने पहुंचती है। तो लोगों में एक जो है एक भय आया कि कहीं ना कहीं जो टीका लेने की वजह से ही जो है लोगों की मौत हुई है, और जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं, कुछ अनपढ़ भी हैं, और जिसकी वजह से जो लोग जो है जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं टीका लेने से बचते नजर आ रहे हैं। और जो टीका एक्सप्रेस की बात है, तो वो टीका एक्सप्रेस जो है गांव तक सही रूप से पहुंच नहीं पा रही है। अगर पहुंच भी पा रही है तो प्रशासन उसे जो है कहीं ना कहीं जो है उसे जागरूकता के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जा रहा है, और जिससे जो है लोग टीका लेने के लिए उत्सुक हो, लोग टीका लें। और जो टीका का जो शिविर लगाया गया था, अगर उसी गांव की बात किया जाए, गांवपुर की, तो टीका जो है टीका का लगाने का 2 शिविर लगा था, लेकिन कई ऐसे जो शिविर जो है वहाँ जीरो ही हुआ, मतलब कहीं टीका लेने के लिए लोग आए ही नहीं। और न ही प्रशासन या जिला प्रशासन जो है वहां तक जो है लोगों को समझाने पहुंचे कि आप टीका क्यों नहीं ले रहे हैं, उसकी हालचाल भी जानने के लिए नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बेरुखी है, जो जागरूकता की कमी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूकता की कमी की वजह से टीका लोग नहीं ले रहे हैं। यही इसी तरह की समस्या से झारखंड राज्य भी गुजर रही है। चलेंगे हम रांची, जरा देखिए, क्योंकि झारखंड के साथ और कह सकते हैं कि नकारात्मक चीज़ें ये हैं कि आदिवासी समाज के दिमाग में अगर एक बार ये बैठ गया कि सुई लेने से नुकसान होता है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है ऐसे समुदाय से के दिमाग से उन चीज़ों को बाहर निकालना। जरा देखिए कि रांची में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, यहाँ पे भी टीका लगाने को लेकर लोग परहेज कर रहे हैं। क्यों परहेज कर रहे हैं, जरा जो टीका लेने लोग आए हैं जरा उनकी बात सुनिए, फिर हम अपने संवाददाता संदीप के पास चलेंगे। गाड़ी और ये लाउड स्पीकर के द्वारा भी अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन लोगों में इसके प्रति जागरूकता की कमी है, और अफवाहें जो हैं बहुत ज़्यादा समाज में फैली हुई है। इस तरह की अफवाहें हैं कि वैक्सीन लेने पर लोग बीमार पड़ जाते हैं, कई लोगों की मौत भी हो गई है। इस तरह की के लिए देखिए, हम लोग हर टोला जाते हैं, एक एक परिवार से मिलते हैं और टीकाकरण के बारे में समझाते हैं। बहुत लोग तो समझ जाते हैं और समझ रहे हैं, टीकाकरण के लिए आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा टोला मोहल्ला है कि वहाँ के लोग नहीं समझते हैं। बीमार हो जाएंगे तो हम कामकाजी है, कैसे काम करेंगे, घर मेरा कैसे चलेगा, इस टाइप का। पहले रमज़ान के समय में चूँकि भूखे पेट वाले में थे, इसलिए हम लोग उतना उनको प्रोवोक नहीं किए, लेकिन अब तो सारी समस्या वैसी है नहीं। हम लोग हर पंचायत में कैंप करा रहे हैं, और यहाँ स्पेशली ज़्यादा करवाएं कि यहाँ आबादी ज़्यादा है, वो लोग आ रहे हैं। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल से हमें लगता है पूरे देश
जूझ रहा है। पोलियो अभियान के दौरान भी ये चीज़ें सामने आई कि जो रिफ्यूजल होता था उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज़्यादा होते थे। तो हमें लगता है कि इस विज्ञान के युग में उन्हें विज्ञान के साथ चलने की आदत डालनी होगी, क्योंकि आप जब बीमार पड़ते हैं तो जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। जब डॉक्टर के सहारे ही आप अपना जीवन यापन मतलब जीवन जीते हैं कि हम कोई बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास जाएं, तो फिर डॉक्टर के द्वारा कहे गए इस ट्रीटमेंट को, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को क्यों नहीं आप मानेंगे? क्योंकि इसमें भी यही है कि पल्स पोलियो अभियान में जैसे था ना कि एक छूटा तो फिर चेन टूटा, कोरोना में भी यही स्थिति है। कोरोना में भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुई दी जाएगी, वैक्सीन दी जाएगी, उतने वातावरण में भी और लोगों के अंदर भी एंटीबॉडी पैदा लेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस दौरान जो लोगों को बीमार पड़ते हैं, किसी को लूज मोशन होता है, इसके लिए जितने प्रचार प्रसार की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहते हैं कि एक सप्ताह तक लोगों को कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, तो ये लोगों को जानना चाहिए इनको आप वैक्सीन दे रहे हैं, उनका पूरा मेडिकल क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, कोई बीमारी तो उन्हें नहीं है, उसकी पूरी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं हो रहा है, और जब मौतें हो रही हैं तो बवाइला मचा जा रहा है। चलिए हमारे साथ संदीप जुड़े हुए। संदीप, क्यों ऐसा हो रहा है? पूरे झारखंड से भी खबरें आ रही हैं, आदिवासी इलाकों में भी से भी इस तरह की खबरें आई हैं, अब रांची शहर से भी ये खबर आ रही है। प्रशासन क्या कर रही है ऐसे लोगों को टीका लें, इसके लिए क्या तैयारी है प्रशासन की? ये कह सकते हैं कोरोना जागरूकता से ही इससे बचा जा सकता है कोरोना से। और जिस तरह से जो खबरें निकल के आ रही हैं कि शहरी क्षेत्र की अपेक्षा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे लोग टीका नहीं लेना चाह रहे हैं, या फिर जो ले भी रहे हैं तो उसका रेशियो काफी कम है। और इसका मुख्य वजह है या तो लोगों में जागरूकता वहां पे कमी है, और जिस तरह से खबरें आई कि उसके बाद सरकार और प्रशासन भी सख्त हुई है, और उसके बाद जितने भी ग्रामीण इलाके पे जो सरकारी अधिकारी हैं, चाहे बीडीओ हो, सीओ हो, या फिर मुखिया हो, सरपंच हो, और वार्ड जो पार्षद होते हैं, उन सभी के साथ मीटिंग की गई थी और उन्हें एक आदेश दिया गया है कि वे अपने इलाके में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां लोगों के घरों तक पहुंचे और वैक्सीन की जो उपयोगिता है उसकी जानकारी दे, क्योंकि कई भ्रामक खबरें ग्रामीण इलाकों में उड़ते रहती है। रही वजह है कि लोग इस वैक्सीन से दूर यानी वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे खबरें उठी कि कोई शख्स वैक्सीन का एक डोज लेने के बाद उसकी मृत्यु हो गई है, और जो नकारात्मक खबरें हैं वह उन तक जरूर पहुंच जाती है, पर उसके पीछे जो सकारात्मक सच है वह लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि कई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि कोई मरीज काफी बीमार कई दिनों से है, या फिर कई तरह की उसे बीमारी है, और वैक्सीन लेने के बाद उसकी मौत कई अन्य कारणों से होती है, पर लोगों तक यह बातें पहुंचती है कि वह वैक्सीन लेने के बाद ही उसकी मौत हो गई है। तो ऐसे जो अफवाह फैल रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सख्त होना पड़ेगा। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रांची से संदीप जुड़े हुए थे, और ये सवाल उठना लाजमी है। पोलियो अभियान के दौरान भी इस तरह की चीज़ें सामने आई, लेकिन पूरा राज्य पोलियो अभियान के साथ खड़ा था, पूरा देश खड़ा था, और यही कारण है कि हम पोलियो मुक्त भारत कहलाने में गर्व महसूस कर रहे हैं, पोलियो मुक्त बिहार कहलाने में गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन कोरोना मुक्त भारत और कोरोना मुक्त बिहार, इसके लिए जिस इच्छा शक्ति की जरूरत है वो इच्छा शक्ति नहीं दिख रही है। जैसे वैक्सीन के बगैर हम कोरोना की जंग नहीं जीत सकते हैं, इस तथ्य के साथ न सरकार ईमानदारी के साथ खड़ी है, जनता तो जनता ही है। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बीपीएससी का झाला, जरा क्या गड़बड़ झाला है, जरा इस पर हम चर्चा करेंगे। हाँ, बिहार के हमारे लाल हैं जो बीपीएससी में 1400 जो वैकेंसी थी उसमें कम्पीट किए हैं, और राज्य की जनता इससे उम्मीद करती है कि इस नए प्रशासक के सहारे इस राज्य को नई दिशा देंगे। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं इस पूरे प्रतियोगिता को लेकर जो दिखा रहा है कि बिहार सरकार और बीपीएससी जैसी संस्था किस तरीके से दिशाहीन होकर चल रही है। जी हाँ, सरकार को तो समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार चाहती क्या है। किसी भी राज्य में या यूपीएससी में वैकेंसी में इस तरीके का बदलाव नहीं होता है कि कभी 400 डीएसपी बहाल कर लीजिए, कभी 200 एसडीओ बहाल कर लीजिए, कभी 300 रेवेन्यू ऑफिसर बहाल कर लीजिए, कभी लगे तो फिर आप इकोनॉमी ये सेल टैक्स डिपार्टमेंट में बहाल कर लीजिए। कभी ऐसा नहीं हुआ है। वैकेंसी के अनुसार
इस तरीके से बहाली की प्रक्रिया किसी भी स्टेट में नहीं है। स्टेट सर्विस कमीशन में इस तरह की प्रक्रिया ही नहीं है। कैसे ये सरकार, आप मान लीजिए अगली बार जो आज जिसका पीटी हुआ है, अब मेंस होने वाला है, उसमें एसडीएम का पद ही नहीं है। 2 बार पहले वैकेंसी निकली, 200 डीएसपी को बहाल कर दिए। अरे डीएसपी का कैडर है, स्टेट कैडर है, लेकिन वो आईपीएस बनता है। अब उस बैच का क्या होगा? उस बैच के कौन सा कितने लड़के आईपीएस बनेंगे? मतलब लग रहा है जैसे विजन लेस, या फिर कोई ताकत, ऐसी ताकत है जो स्टेट सर्विस कमीशन को चयनित जो बिहार के छात्र हैं उनके प्रतिभा के साथ खेल रहा है, या फिर एक रणनीति के तहत जो आईएएस लॉबी है, आईपीएस लॉबी है, वो ये खेल रहा है कि स्टेट कैडर को इतना कमजोर कर दे कि फिर उनकी जो मौज मस्ती चलती है उसमें कोई खलल डाल लेना है। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां यूपीएससी से आए हुए अधिकारियों को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। दूसरे राज्य में तो नाम भी नहीं जानता है कि जिले का डीएम कौन है और एसपी कौन है। एसपी मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के साथ नाम भी जाए, डीएम किसी का नाम नहीं जानता है। बिहार में है कि डीएम कौन है, कितने कहाँ से आए हैं, सब खतियान रखने के लोगों की प्रवृत्ति रही है, क्रेज है। लेकिन जिस तरीके से स्टेट सर्विस कमीशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और दुर्भाग्य ये है कि ये सारे खेल जब आईएएस अधिकारी बीपीएससी के चेयरमैन रहे, उन्हीं के कार्यकाल में ये खेला गया है। क्या कहा जाएगा इसका? पहले लेकिन देखिए जो टॉपर हमारे बिहारी के लाल हैं, जरा वो उनके हौसला अफजाई के लिए वो क्या कहते हैं, जरा एक एक करके सीतामढ़ी से शुरुआत करें। यहाँ एक और बात बता दें कि पहली बार अल्पसंख्यक कम्युनिटी की कोई लड़की डीएसपी बनी है। इसी तरीके से कम उम्र में कई छात्र पहले अटैम्प्ट में परीक्षाएं पास की हैं। किस तरीके से परीक्षाएं में की तैयारी उन्होंने की है, जरा आप भी सुनिए, फिर आगे धीरे धीरे हम इस विषय वस्तु पर आएंगे कि भाई आखिर हमारे यहाँ एकमात्र परीक्षा जो सिविल सर्विसेज की है, जो क्रेज है बिहार में कि छात्रों में सिविल सर्विसेज को लेकर, मध्य प्रदेश, यूपी, हर जगह लोग जाते हैं देने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं सुधर रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जरा सुनिए इनकी बात कि ये कैसे कम्पीट किए हैं मेरे लिए। और अंतिम लक्ष्य है कि आईएएस करें जी, आईएएस बने, उसके लिए यूपीएससी के लिए तैयारी करेंगे अच्छे से। अब वो फोकस होगा। तो आप गोया कि अभी ये बी प्लान हम इसको मान के चलें? ये मेरा प्लान बी है एक्चुअली, ये मेरा प्लान बी था और मैं इसको एक्सिक्यूट करना भी नहीं चाह रहा था। पहले सोचा था कि यूपीएससी दूंगा, उसके बाद अगर उसमें नहीं होता तो फिर इधर आऊँगा, लेकिन उससे पहले इसका एग्ज़ाम हो गया और मैंने छुपा करके दिया था। घर वाले चाहते नहीं थे, खासकर मेरे पापा एकदम नहीं चाहते थे कि मैं यूपीएससी के अलावा कुछ और करूं, तो मैंने ये छुपा करके दिया था ये एग्ज़ाम। इसका फॉर्म भी मैंने छुपा करके भरा और फिर रिज़ल्ट आया तो बताएं तो इनको कोई खुशी नहीं हुई। फिर जाके मेंस का जब रिज़ल्ट आया तब जाके खुश हुए थोड़े बहुत कि चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। यही था, इस वजह से हम यूपीएससी पर फोकस नहीं कर पाए अभी तक। चलिए 4 वर्ष में रिजल्ट दिए हैं, आप समझ सकते हैं कि किस साल में उन्होंने फॉर्म भरा होगा, जिस समय आज वो भी 25 साल के हो गए होंगे। 4 साल, समझ जाइए कि एक परीक्षा को देने में 4 साल। जरा और स्टेट टॉपर मतलब जो कम्पीट किए हैं, जरा उनकी भी तस्वीर देखिए। पटना सिटी से ये तस्वीर है और किस तरीके से हम आर्थिक स्थिति क्या है जरा देख लीजिए कि ये घर की स्थिति से आप समझ सकते हैं कि क्या इनकी आर्थिक स्थिति रही होगी। और एक ही गांव के जाने के लिए सड़क है ना, उस गांव में एक स्कूल है, फिर भी लोग बीपीएससी कम्पीट किए हैं। ये बड़ी बात है कि जिस गांव में स्कूल नहीं है, सड़कें नहीं हैं, गरीबी का हालात देख लीजिए, मंजर देख लीजिए, जज्बा है तो वो कम्पीट किए हैं। घर में खुशी देखिए। बिहार की यही सबसे बड़ी बात है कि लोगों के अंदर में एक उत्साह रहता है, हमारा बेटा, हमारा भतीजा, हमारा रिलेटिव सिविल सर्विसेज में कम्पीट किया है, एक अलग क्रेज है। जरा सुनिए आर्थिक तंगी के बावजूद किस तरीके से ये सफलता पाए हैं। ये 64 बीपीएससी का वैकेंसी आया था, तो उसमें हमारा प्रीलिम्स हुआ और सर पूरे लगन के साथ हमने तैयारी की, तो आज से उसका परिणाम आया हमारा और बहुत खुशी का माहौल है। सुदूर इलाके में अभाव में जीकर भी इस मुकाम को हासिल किया है और इस मुकाम को हासिल करने के बाद इस पंचायत का जो सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए मैं उस होनहार बालक को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हम तो छोटा मोटा LIC एजेंट है,
तो क्या ये बहुत आपकी आमदनी तो बहुत कम होगी? बहुत कम। तो ऐसे में पढ़ाने में तो बहुत लोड लेके चल रहा है, बहुत सा लोन भी है। चलिए, बहुत सा लोन भी है और उस लोन को सधारने की कोशिश ये कर रहे हैं। बेटा चलिए सिविल सर्विसेज कंप्लीट कर गया है। ये पूर्णिया के देखिए, पूर्णिया से बीपीएससी परीक्षा में सफलता पाई है। क्या कहना है परिवार वालों को जो सफल हुई हैं, वो क्या कहते हैं, जरा आप भी सुनिए। फिर हम चलेंगे अपने ब्यूरो चीफ के पास उन चीज़ों को समझने के लेकर जिसको लेकर आज तेजस्वी ने ट्वीट किया है। और हम और मेरी वाइफ ने जो किया, इन लोगों के लिए उसका फल मिला। लेकिन अफसोस ये है कि रिजल्ट से पहले मेरी वाइफ इस दुनिया से चली गई। तो फिर भी हम लोग हिम्मत रखे हुए हैं और इस कामयाबी को बहुत ही अच्छे से ले रहे हैं। और हमारी ये मनोकामना है कि यहाँ की जो भी बेटी, ये बहुत ही मतलब पिछड़ा इलाका है, वो मेहनत करे तो ज़रूर कामयाब हो। चाहती हूँ कि जो मेरे जैसे और बहनें हैं और भाई हैं जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, वो आगे बढ़े। मुझे ये पता है, ये मेरा तीसरा प्रयास है, मैंने लगातार प्रयास किया है और मुझे लगता है कि उन्हें भी होना चाहिए। कंटिन्यू और डिसिप्लिन के साथ अगर सब जुड़े रहें तो ज़रूर इसकी सफलता ज़रूर मिलेगी, जो मुझे आज मिली है। चलिए, सफलता जरूर मिलेगी। और सीधे हम चलते हैं न्यूज रूम, जहां हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी। अशोक जी, तेजस्वी ने एक ट्वीट किया है, जबकि तेजस्वी को इस तरीके के राजनीति है, सियासत है, नैरेटिव है कि भाई पिछड़े की राजनीति करनी है, तो वो ट्वीट कर दिए। पिछले बार भी 8-9 नंबर ज़्यादा पिछड़े जाति का जो कट ऑफ मार्क्स था वो था। इस बार दोनों का कट ऑफ मार्क्स बराबर है। जबकि इसके पीछे तर्क ये है बीपीएससी का कि कई ऐसे छात्र होते हैं जो एक ही विकल्प देते हैं और उस स्थिति में कट ऑफ मार्क्स बढ़ जाता है, चाहे वो अति पिछड़े जाति में आने वाले जो लोग छात्र हैं एक विकल्प देते हैं, उस कारण से उनका कट ऑफ मार्क्स बढ़ जाता है। कि मतलब मान लीजिए कि उनको 400 में 300 नंबर आया और वो एक ही पद के लिए दिए हैं, और जबकि जनरल कैटेगरी के 290 के छात्रों को भी हो रहा है, लेकिन वो 300 नंबर लाने के बावजूद भी एक ही चॉइस उन्होंने दिया है, तो उनका सिलेक्शन 300 नंबर पर भी एक उसी जगह पे हुआ। लेकिन कट ऑफ मार्क्स को लेकर जो इस सियासत शुरू हुई है, घमासान हुआ है पिछड़े की राजनीति को लेकर, हमारे साथ अशोक मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, क्या लगता है कि इस राजनीति के सहारे तेजस्वी क्या संदेश देना चाहते हैं? नीतीश कुमार की जिस तरीके की वो घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं वो? देखिए संतोष जी, जिस तरह से 64वीं बीपीएससी परीक्षा का जो रिजल्ट मिला है और 1454 परीक्षार्थी इसमें सफल हुए हैं, यानी कि वो अधिकारी बन चुके हैं, लेकिन इसको लेकर के सियासत भी गरमाने लगी है। और इस रिजल्ट के प्रकाशन में जो विलम्ब हो रहा था, उस समय भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने आवाज़ उठाई थी और उस समय उन्होंने कहा था कि 4 साल हो गए हैं परीक्षा के लिए हुए और बीपीएससी का रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है। लेकिन जब इस रिजल्ट का प्रकाशन हुआ तो फिर इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे कि इसमें क्या कई खामियां और खूबियां हैं, लेकिन तेजस्वी ने सभी लोगों को बधाई भी दी। और जो 2 प्रमुख टॉपर हैं, एक ओम प्रकाश गुप्ता जो फतुहा के हैं, तो उनको लेकर के, और दूसरा सुपौल का एक लड़का है, उसको लेकर के तेजस्वी ने अपने ट्विटर पर उनको इंगित किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस रिजल्ट का जो परिणाम है वो जो दर्शाता है कि जो पिछड़ी जाति के उम्मीदवार हैं, यानी कि जो परीक्षार्थी हैं, उनका कट ऑफ मार्क्स भी 535 गया है और सामान्य वर्ग के लिए भी 535 गया है, जबकि पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 511 है और सामान्य वर्ग की महिला के लिए 513 कट ऑफ मार्क की है। तो इसको लेकर के आरजेडी ने इस पर एक तरह से कहिए कि राज्य सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने तो इसे इंगित किया ही है। मढ़ौरा के विधायक हैं जितेंद्र कुमार राय, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने बहुत पहले ही यह संकेत दिया था कि नीतीश के राज में, यानी कि बीजेपी और नीतीश के बीच जो समझौता है उसके तहत पिछड़े वर्ग के हकों को हकमारी की जा रही है। तो इस तरह से आरजेडी ने तंज कसा है, हकमारी की बात कर रहे हैं और इसी हकमारी के सहारे सियासत साधने की कोशिश। चलिए, इस खास बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं। कल ठीक हमारी आपकी इसी समय मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।